ये वीडियो मेरे फोटोशॉप को समझाने की वीडियो सीरीज का सेकंड मॉड्यूल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फोटोशॉप की बेसिक फंक्शनैलिटीज और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा अभी तक की मेरी पुरानी वीडियोस में मैं फोटोशॉप के बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट यूज करूंगा मैं Ctrl+N। ये है हमारा न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम कोई भी सेटिंग्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट सेटिंग्स में साइज फुल HD लूंगा, रेजोल्यूशन 72, कलर मोड RGB, बिट में मैं इसको 16 बिट कर देता हूँ और कलर प्रोफाइल मैं एडोब RGB 1998 यूज करूंगा। क्रिएट करते हैं। क्रिएट होने के बाद ये है हमारा डॉक्यूमेंट। अब हमारे डॉक्यूमेंट में मैं कुछ इमेजेस लेकर आता हूँ। सपोज हमें ये 4 इमेजेस चाहिए, तो मैंने पहले पे क्लिक करा। उसके बाद जो हमारी 4th इमेज है, शिफ्ट प्रेस करके उसमें क्लिक कर देंगे तो ये चारों सिलेक्ट हो जाएंगे। सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और अपने फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के ऊपर आके ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद हमारी जो इमेजेस होंगी वो फोटोशॉप में 1 बाय 1 आएंगे। सबसे पहली इमेज यहाँ पे आएगी और उसके प्लेसमेंट के लिए उसमें ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो रखा होगा। तो अगर हमें इसे छोटा बड़ा करना है तो वो हम अभी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। अब इसको प्लेस करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इस बटन में क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसा ही हम एंटर प्रेस करेंगे वैसे ही हमारी दूसरी इमेज वहाँ पे ट्रांसफॉर्म के साथ ओपन हो जाएगी। इस इमेज को भी मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। एक और तरीका होता है, अगर आप इमेज के ऊपर डबल क्लिक करें तो डबल क्लिक करने से भी वो इमेज ट्रांसफॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती है और जो चेंजेस होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। इसको अप्रॉक्स इतना रखते हैं और इस बार ऊपर से, और ये हमारी लास्ट इमेज है। अब हमारी चारों इमेजेस फोटोशॉप के अंदर आ चुकी हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी सारी इमेजेस अलग अलग लेयर्स में आई है। अभी लेयर्स का फंडा हमने डिस्कस नहीं किया है, तो लेयर्स क्या होती हैं और लेयर पैनल कैसे काम करता है ये मैं अभी बताऊंगा। हम इसमें सबसे पहले सबसे बेसिक टास्क देखते हैं। सबसे बेसिक टास्क होता है कोई भी इमेज या लेयर या फिर ग्रुप ऑफ पिक्सल्स जो आपके स्क्रीन पर हैं उनको मूव करना। जैसा अभी आपने देखा था, जब मैंने इमेजेस को प्लेस किया उसके बाद मैंने एक इमेज टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे करी, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट। तो ये जो मूवमेंट होती है ये होती है हमारी मूव टूल से। मूव टूल अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो अगर मैं मूव टूल के ऊपर जाता हूं तो आप देखेंगे अभी इस वक्त जो स्क्रीन पे एनिमेशन चल रहा है ये एनिमेशन होता है रिच टूल टिप। रिच टूल टिप अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर नहीं है तो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा इरिटेट कर दे। तो इसको बंद करने के लिए आप सिंपली एडिट में जाइए, उसके बाद प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस के अंदर टूल्स में आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है शो रिच टूल टिप्स। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो इससे हमारी जो रिच टूल टिप्स होती हैं वो आना बंद हो जाती हैं। अभी आप जो देख रहे हैं टूल का नेम प्लस उसका शॉर्टकट आ रहा है, इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए भी ऑप्शन था एडिट में, प्रेफरेंसेस, टूल्स। अगर आप शो टूल टिप्स इसको भी बंद कर दें, अब आपका जो फोटोशॉप है वो कोई भी चीज शो नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं मैं किसी भी टूल के ऊपर जा रहा हूँ तो उसका जो टूल टिप है वो नहीं आ रहा है। ये चीज इतनी प्रिफर्ड नहीं है मेरे लिए, तो मैं इसको वापस जाता हूँ। शो टूल टिप्स को मैं दोबारा से ऑन कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ रिच टूल टिप्स नहीं चाहिए। बट याद रखिएगा अगर आप बिगिनर हैं तो आप रिच टूल टिप्स को ऑन रखिएगा, उससे आपको थोड़ा सा एक रिवीजन मिल जाएगा उस टूल को यूज करने से पहले कि वो टूल क्या करता है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज जो आपको दिखेगी वो है हमारा इमेज प्रीव्यू एरिया। इमेज प्रीव्यू एरिया वो पार्ट है जिस पार्ट में आपको आपका काम या फिर आपकी इमेजेस जो भी आपने प्लेस करी है वो दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए इस डॉक्यूमेंट में हमारा जो ये व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है जो हमारा बैकग्राउंड है, और इसके ऊपर जो हमारी 4 इमेजेस हैं, तो ये जो टोटल एरिया कवर हो रहा है यहाँ पे ये होता है हमारा इमेज प्रीव्यू एरिया। इमेज प्रीव्यू एरिया के पीछे अगर आप देखेंगे तो एक कलर है, डार्क ग्रे के शेड में है। अगर आपको ये कलर चेंज करना है तो आप सिंपली इसमें राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपको कलर चाहिए आप उसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आप ब्लैक कर सकते हैं, देन आप चाहें तो डार्क ग्रे कर सकते हैं जो फोटोशॉप के रिमेनिंग कलर से मैच कर रहा है, देन मीडियम, और आप कोई कस्टम कलर भी चूज कर सकते हो, जो भी आप चाहोगे वो कस्टम कलर आप सिलेक्ट करके तो वो कलर भी यहाँ पे आ सकता है। अब ये ध्यान रखिएगा, इसको चेंज करने का रीजन ये होता है, कभी कभी हम किसी ऐसे कलर में काम कर रहे होते हैं अपने इमेज प्रीव्यू एरिया के अंदर कि उसके कलर्स और बैकग्राउंड के कलर्स आपस में मर्ज हो रहे होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आप कोई प्रिंट का काम कर रहे हैं तो प्रिंट के केस में आपका जो रिजल्ट है वो प्रिंट के बाद कैसा दिखेगा, ये उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जिसमें आपका बैकग्राउंड कलर आपकी हेल्प कर सकता है, वो होता है आपका प्रेजेंटेशन मोड। अगर आप सपोज करिए कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं फोटोशॉप में, तो उस केस में अगर पीछे डार्क ग्रे या फिर ब्लैक कलर होगा तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पीछे का कलर चेंज कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन देते टाइम आपका जो आर्ट वर्क होगा वो और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट होगा। अब जो प्रेजेंटेशन मोड की मैं बात कर रहा हूँ वो फुल स्क्रीन मोड होता है, वो कैसे आता है वो अभी हम बाद में देखेंगे इसी वीडियो में। हम कलर की बात कर रहे हैं तो एक और कलर होता है जो होता है हमारा हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर का मतलब है, आप देखेंगे हमारा जो लेयर पैनल है, हमारे लेयर पैनल में हमारी जो 5 लेयर्स हैं, इनमें से जो टॉप लेयर है ये आपको हल्की सी लाइट ग्रे फॉर्म में दिख रही है। ये लाइट ग्रे फॉर्म में इसलिए क्योंकि ये लेयर सेलेक्टेड है इस वक्त। अगर मैं किसी और में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो लाइट ग्रे एट्रीब्यूट नीचे चला गया। इसी तरीके से आप जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे उस लेयर में या किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट करते हैं तो वो हल्की सी लाइट ग्रे हो जाती है फोटोशॉप में। ये होता है हमारा हाईलाइट कलर जो हमें बताता है कि कौन सी चीज़ सिलेक्टेड है। लेकिन ये जो हाईलाइट कलर है ये भी कभी कभी देखने में थोड़ा हार्ड हो जाता है क्योंकि सब कुछ ग्रे चल रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि लाइट ग्रे कलर भी दिखने में कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है। तो मैं एक और चीज़ प्रेफर करता हूँ यहाँ पे, मैं अपने केस में एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में, और उसके बाद इंटरफेस में जाके यहाँ पे सिंपली हाईलाइट कलर आप देखेंगे डिफॉल्ट चल रहा है, तो मैं डिफॉल्ट की जगह इसको ब्लू कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं हाईलाइट कलर जो हमारा है वो चेंज हो चुका है और अब ज़्यादा इजीली पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ सिलेक्टेड है। इससे फोटोशॉप पे काम करते वक्त थोड़ा सा ईज हो जाता है। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है, फोटोशॉप में काम करते टाइम हम कभी कभी हमारे टूल्स की प्लेसमेंट भूल जाते हैं, तो आप सिंपली अपने टूल को सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड का शॉर्टकट होता है Ctrl+F। तो जैसे ही आप Ctrl+F करेंगे फोटोशॉप का फाइंड ओपन हो जाएगा। ऑल्दो जो डायलॉग बॉक्स है उसका नाम आपको डिस्कवर दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं जो सर्च बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है फाइंड टूल्स हेल्प एंड मोर। तो सपोज करिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं ब्लर। जितने भी ब्लर के ऑप्शंस हमारे पास फोटोशॉप में अवेलेबल होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। जैसे कि सबसे पहले ब्लर टूल, और आप देखेंगे जैसे मैं ब्लर टूल के ऊपर होवर करूंगा, माउस लेके जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लर टूल है वो हाईलाइट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली अगर हम फिल्टर और ब्लर जाते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर फिल्टर के अंदर ब्लर ऑप्शन के अंदर ब्लर सब ऑप्शन है, एंड देन उसके बाद एक गॉसियन ब्लर, वो भी आपको उसी लोकेशन पे मिल रहा है, फिल्टर उसके अंदर ब्लर एंड देन उसके अंदर गॉसियन ब्लर। तो इस तरीके से कोई भी टूल या कोई भी ऐसा फिल्टर जो हो सकता है कि आप उसकी लोकेशन भूल गए हो, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करिए उसे और उसकी लोकेशन अपने आप फोटोशॉप आपको दिखा देगा। इवन आपके लिए फोटोशॉप वो सेलेक्ट भी कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लर टूल में क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे हमारा ब्लर टूल एक्टिव हो चुका है। अभी हमारा ब्लर टूल काम नहीं करेगा क्योंकि जो लेयर्स हैं वो अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये अभी कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल वापस जाते हैं मूव टूल पे। ये डॉक्यूमेंट बनाकर इसमें इमेज प्लेस करते टाइम मैंने एक टर्म यूज किया था जो था ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म फोटोशॉप और ग्राफिक डिजाइन दोनों में ही बहुत सिग्निफिकेंट टर्म है एक। और अब पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्म एक कलेक्टिव सेट ऑफ टास्क है जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में। कोई भी डिज़ाइन हो हमारा वो बना हुआ होता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन से। अगर आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का आइडिया नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है मेरे ब्लॉग का, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं। आप उसे रीड कर सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब ये चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं एक बार वो दिखाने के लिए, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे इमेजेस है मैं इन सब को
ऑफ करता हूँ पहले, और इनमें से जो सबसे टॉप में इमेज है इसको ऑन रखते हैं। मूव टूल मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करके सेंटर में ले आता हूँ। अब ये जो हमारी इमेज है इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए फोटोशॉप में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला, ऑलरेडी जो आपके पास इमेज है उसे सिलेक्ट करिए, उसकी लेयर को सिलेक्ट करिए। देन मूव टूल में आपके ऑप्शन बार में आप देखेंगे एक ऑप्शन होता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये एक बाउंडिंग बॉक्स आ चुका है, और इसमें अगर मैं इसको एक कॉर्नर से होल्ड करूं तो इस तरीके से इसको हम स्केल अप या फिर स्केल डाउन कर सकते हैं। स्केल अप हुआ साइज इंक्रीज करना, और स्केल डाउन हुआ साइज डिक्रीज करना। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में अगर आप एक साइड से ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, साइज को चेंज करना स्टार्ट करेंगे, तो फोटोशॉप आपकी इमेज के प्रोपोर्शंस को मेंटेन रखता है। प्रोपोर्शंस होते हैं कि आपकी इमेज की जितनी हाइट होती है उस अकॉर्डिंग उसकी एक विड्थ होती है, जो कैमरा के बेस पे डिसाइड होती है कि आपने जब शूट किया था उस टाइम पे कितनी हाइट और विड्थ आपने ली थी। अब यहाँ पे अगर आपको प्रोपोर्शन चेंज करने हो तो आप सिंपली इस तरीके से छोटा करते हुए अभी भी आप देख सकते हैं ये प्रोपोर्शन मेंटेन कर रही है, बट अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूं तो अब आप देखेंगे अब प्रोपोर्शंस हमारे खराब हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसके प्रोपोर्शंस बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और हमें पता चल रहा है कि ये स्क्वीज हो गई है। एक बार कंट्रोल Z करते हैं अंडू के लिए। कंट्रोल Z यहाँ पे स्टैंड करता है अंडू के लिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन में स्केल अप स्केल डाउन हो गया। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन में आता है रोटेशन। अगर किसी भी एक कॉर्नर में आप हल्का सा बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो पॉइंट होगा वो रोटेटिंग एंगल में चेंज हो जाएगा, वो डबल एरो में आ जाएगा जो रोटेट होगा, और इसमें फिर आप जब क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राइट क्लिक करें तो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप भी एक तरीके का ट्रांसफॉर्म होता है, और यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शंस और मिल रहे हैं जैसे कि स्क्यू आपके एक सर्टेन एज को मूव करेगा इस तरीके से। फिर से अंडू करता हूँ एक बार कंट्रोल Z, और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे जैसे पर्सपेक्टिव उसको एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में लेके जाएगा इस तरह। अंडू करते हैं, और ये सारे ही चीज़ें ट्रांसफॉर्म का पार्ट होती हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपने टिक नहीं किया और आप अगर कैंसिल करते हैं या एस्केप बटन दबाते हैं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल कर देंगे। तो इसी के साथ जो हमने फ्लिप किया था वो भी कैंसिल आउट हो गया। यही सारे एक्शंस हमारे ट्रांसफॉर्म का पार्ट होते हैं, चाहे वो फोटोशॉप हो या ग्राफिक डिज़ाइन हो। नॉर्मली मूव टूल में ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को ऑन रखना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगता है, इसलिए मैं इसको यहाँ से ऑफ रखता हूँ। ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करने का एक और तरीका होता है। एडिट में जाके हमारे पास ऑप्शन होता है फ्री ट्रांसफॉर्म, जिसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं कंट्रोल T। तो जैसे ही आप इसे करेंगे आपके पास फिर से ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स आ जाएंगी। आप सपोज करते हैं मैं इसको फुल हमारा जो डॉक्यूमेंट साइज है मैं उतना स्ट्रेच करना चाहता हूँ। मैंने इमेज और डॉक्यूमेंट की हाइट को मैच कर दिया है, और हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि हमारा इमेज का जो प्रोपोर्शन है वो हमारे डॉक्यूमेंट के प्रोपोर्शन से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ नीचे देखेंगे वाइट कलर हमारे बैकग्राउंड लेयर में आ रहा है। तो अगर मैं इसकी जो ये आई सिंबल बना हुआ है इसमें क्लिक करूँ तो ये अब हाइड हो गया है, और आप देखेंगे यहाँ पे हमें वाइट कलर दिखना बंद हो गया है। और चेक बॉक्स हमारे फोटोशॉप में रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो अब इस एरिया में हमारे पास कुछ भी नहीं है लेफ्ट और राइट एरिया में। तो ये था अभी तक ट्रांसफॉर्म। अगर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म वो सारे एक्शंस होते हैं जो हमारे किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट को शेप में, साइज में, वॉल्यूम में या डायरेक्शन में चेंज कर देते हैं। अब जिस तरह से मैंने इमेजेस को फोटोशॉप में अरेंज किया था मूव टूल और ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, इसी तरीके से फोटोशॉप हमें ऑप्शन देता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को भी अरेंज करने का। तो एक बार हम देखते हैं कि फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं। तो मैं एक अपना कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट है जिसे मैंने ओपन किया है। अब हमारे पास फोटोशॉप में दो डॉक्यूमेंट्स ओपन है, और आप इन दोनों को यहाँ पर टैब्स में देख सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट हमारा ये वाला है, और ये है हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट। अगर हम चाहें तो इन दोनों का अरेंजमेंट
अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो हमारा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है इसको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, और अब आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट हमारा फ्लोटिंग में चला गया है, इसे फ्लोटिंग डॉक्यूमेंट बोलेंगे। सिमिलर फॉर्म में अगर मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और उसमें अगर मैं एक बार सिंगल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे पीछे वाला डॉक्यूमेंट एक्टिव हो चुका है, प्लस उसकी लेयर्स आ गई हैं। अगर मैं फ्लोटिंग वाले में क्लिक करूँगा, अब हमारा फ्लोटिंग वाले डॉक्यूमेंट आ चुका है और उसकी लेयर्स यहाँ पे दिख रही हैं। अब मैं हमारे पहले वाले डॉक्यूमेंट को भी बाहर निकालता हूँ, तो अब हमारे ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक फ्लोटिंग डॉक्यूमेंट में, जैसे हमारा ये पीछे है, दूसरे डॉक्यूमेंट को अगर मैं पहले वाले फ्लोटिंग के अंदर ले जाना चाहूँ तो हमें इस तरीके से लेके जाना होगा, और आप देखेंगे साइड में एक ब्लू कलर की लाइन बनी हुई आ रही है। ये होती है हमारी इंसर्शन लाइन, और जैसे ही मैं ड्रॉप करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फ्लोटिंग ग्रुप बन गया है, और इस ग्रुप के अंदर हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम जितने चाहें उतने ग्रुप्स बना सकते हैं। प्लस अगर मैं इस ग्रुप को दोबारा से नॉर्मली फोटोशॉप में टैब करना चाहता हूँ तो मैं उसमें भी टैब में लगा सकता हूँ। फिर से हमें ऊपर ले जाना होगा और हम देखेंगे अब यहाँ पे इंसर्शन लाइन आ चुकी है ब्लू कलर की, तो अब हमें ड्रॉप करना है। तो जैसे ही आप क्लिक ड्रॉप करेंगे वैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो फिर से टैब्स के फॉर्म में नॉर्मली अरेंज हो जाएंगे। इसके अलावा विंडो मेन्यू में हमारे पास अरेंज होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे ये बहुत सारे तरीके हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के, जैसे टाइल और वर्टिकली। तो इसमें जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे वर्टिकली टाइल हो जाएंगे इस तरीके से। देन अगर आगे देखें, टाइल ऑल हॉरिजॉन्टली, फिर 2 डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टली और 2 डॉक्यूमेंट वर्टिकली। बाकी के अभी आप देखेंगे ग्रे हो रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास इतने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओपन नहीं है, इसलिए वो ग्रे हो रखे हैं। नॉर्मली इस तरीके का इस्तेमाल आपको बहुत रेयर करना होगा। कभी कभी हो सकता है कि 2 डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए, लाइक प्रीवियस वर्जन हो कोई किसी फाइल का, या किसी दूसरे डिज़ाइनर ने एक फाइल पे काम किया है और उसी फाइल में फिर किसी दूसरे डिज़ाइनर ने काम किया है, तो उन दोनों को कंपेयर करने के लिए इसका यूज़ होता है। एक बार टाइलिंग मोड में जाने के बाद, जैसा अभी हम टाइलिंग मोड में चल रहे हैं, अगर आपको फिर से नॉर्मल होना है तो आप सिंपली विंडो मेन्यू में अरेंज के अंदर कंसोलिडेट ऑल 2 टैब्स कर सकते हैं। इससे वो फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब हमारी थोड़ी सी और कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हमें मिलती है हमारे व्यू मेन्यू में। तो एक बार व्यू मेन्यू में जाते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे जूम इन, जूम आउट, फिट टू स्क्रीन और इसके अलावा 100%। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, तो इनके शॉर्टकट्स भी अगर याद हों तो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे कि जूम इन में इसका सिंपल शॉर्टकट है कंट्रोल+, या फिर आप इसमें अगर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे हम जूम इन हो गए। बाकी अगर हम कंट्रोल+ करते हैं तो भी हम जूम इन करेंगे। और जूम आउट होता है कंट्रोल-, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम कंट्रोल- करते हैं उस केस में भी हम जूम आउट करेंगे। ये काम आता है जब भी हम किसी इमेज में कोई डिटेल वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे कभी कभी हमें जूम करके हो सकता है सिलेक्शन लेना हो या फिर कोई और काम करना हो। इसके बाद आता है हमारा फिट टू स्क्रीन। जब भी हम काम करते हैं जूम करके तो एक बार हमें ओवरऑल आउटपुट हमारा देखना होता है। उस केस में ओवरऑल आउटपुट को एक साथ देखने में हमारी बहुत हेल्प करता है फिट टू स्क्रीन, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल-0। और आप देख सकते हैं हमारा जो फिट टू स्क्रीन होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट को इतना बड़ा करता है कि वो हमारी स्क्रीन पे कंप्लीटली फिट हो जाए, जैसा अभी यहाँ पे दिख रहा है। देन इसके बाद आता है हमारे पास 100%। 100% एक्चुअल में 100% जूम होता है, जो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे कोई अपनी वैल्यू डाल के उतनी परसेंटेज में जूम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे अभी ये 50% हो चुका है। और इसको एक बार फिर से फिट टू स्क्रीन करता हूँ कंट्रोल-0। इसके अलावा जूम करने के हमारे पास और भी तरीके हैं, जैसे कि जूम टूल आपको सिंपली एक मैग्नीफायर देता है, जो आप अभी कर्सर पर देख सकते हैं, और इसके अंदर एक प्लस का सिंबल चल रहा है। तो जब आप इससे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन करेगा क्योंकि प्लस का सिंबल चल रहा है। और इसी में अगर मैं आपको इसके ऑप्शन बार में लेके जाऊं तो आप ऑप्शन बार में देख सकते हैं अभी हमारा प्लस मैग्नीफायर ऑन है, इसलिए ये जूम इन कर रहा है।
और इसी के साइड में हमारा माइनस है जो हमारा जूम आउट है। तो अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो अब आप इसमें से जूम आउट कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आपने नॉर्मली जूम इन सेलेक्ट किया हुआ है ऑप्शन बार में, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करके रखिए। अब आप देख सकते हैं मेरे कर्सर में माइनस का सिंबल आ गया है जो रिप्रेजेंट करता है जूम आउट। तो अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो जूम आउट करेगा, और अगर मैं ऑल्ट को छोड़ देता हूं अब तो वो फिर से जूम इन करने लगेगा, प्लस के सिंबल में कन्वर्ट होगी। इसके अलावा ऑप्शन बार में एक और ऑप्शन मिलता है हमको, जूम ऑल विंडोज। अगर मैं इसमें टिक कर देता हूँ, और इसके लिए हमें पहले विंडो में अरेंज करके टाइल में जाना होगा, और अब जूम टूल से हम किसी भी एक डॉक्यूमेंट में जब जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं वो दोनों डॉक्यूमेंट में एक साथ जूम करता है। इवन अगर मैं जूम आउट भी करता हूँ तो भी वो एक साथ ही जूम आउट करेगा, और जूम इन में भी वो एक साथ जूम इन करेगा। इसका भी हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। अगर आप कीबोर्ड में शिफ्ट की दबा के रखते हैं तो हमारा ये ऑल विंडोज़ का ऑप्शन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं अगर क्लिक करूँगा शिफ्ट प्रेस करके तो आप देख सकते हैं वो एक साथ जूम इन कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी दबा दूंगा तो वो जूम आउट करेगा इस तरीके से। फिलहाल मैं विंडो को नॉर्मली कंसोलिडेट कर देता हूँ। जूम टूल की एक और खासियत होती है, अगर आप जूम टूल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपका जो भी इमेज या डॉक्यूमेंट एक्टिव होगा उसका जूम लेवल 100% हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार कंट्रोल 0 करते हैं। इसके अलावा जूम करने के लिए हमारे पास नेविगेटर पैनल भी होता है। नेविगेटर पैनल आपको विंडो के अंदर, और नेविगेटर पैनल जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा नेविगेटर पैनल ओपन हो जाएगा। इस वक्त क्योंकि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट फिट टू स्क्रीन है, इस वजह से आप देखेंगे जो हमारा ये रेड फ्रेम है ये पूरी इमेज के ऊपर आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो रेड फ्रेम है वो छोटा हो गया है, और जितना एरिया रेड फ्रेम के अंदर है उतना ही एरिया हमें हमारी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। मैं अगर टूल चेंज भी कर लेता हूँ, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप जूम टूल से ही काम करें, और इसमें आप जितना जूम करेंगे आपका रेड बॉक्स उतना छोटा होता जाएगा, और इसको आप जहाँ पे भी मूव करके लेके जाएंगे हमारी विंडो ऑटोमेटिकली वहीं पे मूव कर जाएगी। और इसमें चाहें तो जूम आउट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो फंक्शनैलिटी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है स्क्रॉल की। आप देखेंगे जब हम जूम करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में तो जूम के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड में और बॉटम में ये स्क्रॉल बार्स आ जाते हैं, जिनकी मदद से आप फिर से अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हो, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा जूम कर रखा है उस केस में आपका हल्का सा स्क्रॉल का मूवमेंट आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा मूव करेगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और इजी तरीका होता है जो हम हैंड टूल के साथ करते हैं। जूम टूल के ऊपर हमारे पास मिलता है हमें हैंड टूल। हैंड टूल सेलेक्ट करके सिंपली आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं इस तरीके से, जो मैंने एक पहले वीडियो में बताया हुआ है प्रेफरेंसेस वाली में। सिमिलर वे में आप सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग करिए और आपको जहाँ भी जाना है आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा जो हमारा नेविगेटर का पैनल है ये हमारे स्क्रीन में आ रहा है, तो नेविगेटर पैनल को हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हाइड करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे डबल एरो बने हुए हैं। ये जो डबल एरो हैं इनको शेवरॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये 2 शेवरॉन है, अगर मैं इसमें एक बार क्लिक करता हूँ तो हमारा पैनल हाइड हो जाएगा। हैंड टूल के अलावा एक और तरीका होता है हैंड टूल लाने का, जो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में स्पेस बार प्रेस करके रखना है और आप देखेंगे आपका हैंड टूल आ जाएगा। जितनी देर आप स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे उतनी देर हैंड टूल आ जाएगा, चाहे आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो। अब जब आप इसको शिफ्ट कर दें इस तरीके से, उसके बाद स्पेस बार छोड़ दीजिए और आपका जो भी टूल था वो वापस आ जाएगा। और इसी चीज़ को पैनिंग बोला जाता है। जब आप अपने हैंड टूल की हेल्प से इमेज को इस तरीके से मूव करते हैं, यही होती है पैनिंग। इसमें ध्यान दीजिएगा, अभी आप देखेंगे जब मैं मूव कर रहा हूँ तो कहीं कहीं पे हमारे पिक्सल्स वापस अपनी जगह पे फिक्स नहीं हो पा रहे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पॉट है ये इस तरीके से हाफ ब्रेक हो गया ऐसा लग रहा है। ये जो चीज़ होती है ये हमारे एडोब के सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में फोटोशॉप ग्राफिक्स को इतना जल्दी रिफ्रेश नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे एक्चुअल में आपकी इमेज ख़राब नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप हल्का सा दोबारा मूव करेंगे तो सही हो जाएगा। जूम टूल की तरह ही हैंड टूल भी हमारी 2 विंडोज़ में एक साथ वर्क कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से मैंने टाइल अप करता हूँ। अब अगर हम हैंड टूल लेते हैं, हैंड टूल में आप देखेंगे यहाँ पे भी एक ऑप्शन है
यहाँ पे भी एक ऑप्शन है स्क्रॉल ऑल विंडोज। इसके लिए भी सिंपली आप चाहें तो शिफ्ट दबा के रखिए और जब आप मूवमेंट करेंगे तो वो दोनों डॉक्यूमेंट्स में एक साथ होगी, जैसा अभी हमें दिख रहा है। अभी तक आप लोग नोटिस कर चुके होंगे जिस तरीके से हैंड टूल का एक शॉर्टकट था स्पेस बार प्रेस करना और पैनिंग करना, उस तरीके से कुछ भी हमने अभी तक जूम टूल का नहीं देखा। इवन जूम टूल का जो हमने शॉर्टकट देखा भी तो वो खुद में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और एक तरीके से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इमेज में जूम करने के लिए एक और तरीका होता है जो बहुत ईजी है। आपको या तो स्क्रॉल अप करना है या स्क्रॉल डाउन करना है, लेकिन इस तरीके से पहले आप एक बार अपनी प्रेफरेंसेस में एडिट में जाके प्रेफरेंसेस और टूल्स, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होता है जूम विद स्क्रॉल व्हील। ये आपका टिक होना चाहिए इसके लिए। अगर ये आपका टिक नहीं है और आप इसको ऑन करना भी नहीं चाहते तो आपको ऑल्ट प्रेस करके करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर आप स्क्रॉल अप करते हैं तो आप जूम इन करेंगे इस तरीके से, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप जूम आउट करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है, इसमें आप अगर सिंपली अपने कर्सर को कहीं पे प्लेस करते हैं तो आप उसी डायरेक्शन में जूम करने लग जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। प्लस इसके अलावा एक और चीज़ होती है, अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करते हैं तो भी आपका जूम टूल आ जाता है, जिसमें आप अगर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो देखेंगे ये एक मार्की टाइप का बन रहा है। जितने एरिया में आप इसे बनाएंगे उतना एरिया आपका फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, जैसा भी आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे पास जूम टूल पे डबल क्लिक करने पे 100% का जूम मिलता था, सिमिलर वे में अगर आप हैंड टूल पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको फिट टू स्क्रीन मिलता है। अब हम देखते हैं हमारे पास स्क्रीन मोड्स कितने हैं फोटोशॉप में। स्क्रीन मोड वही मोड है जिसकी मैंने बात करी थी कि अगर आप फुल स्क्रीन करेंगे तो आप प्रेजेंटेशन मोड में जा सकते हैं। तो स्क्रीन मोड्स देखने के लिए हमें व्यू में जाना है, इसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन मोड, और यहाँ पे आपको 3 स्क्रीन मोड मिलते हैं। स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड जो इस वक्त टिक हो रखा है, जिसका मतलब है जो भी आपको स्क्रीन दिख रही है ये स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है, जिसमें आपका मेन्यू बार, ऑप्शन बार, टूल बार और पैनल्स सब आपको एक साथ दिखते हैं आपके इमेज प्रीव्यू पैनल के साथ। सेकंड इसमें आता है फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार। अगर इसमें क्लिक करता हूं मैं तो अब आप देखेंगे हमारा टास्क बार नीचे से चला जाएगा। अब मेरा जो नीचे का टास्क बार का एरिया था वो रिकॉर्डिंग एरिया के अंदर नहीं था, इस वजह से आपको अब मेरे लेयर पैनल का जो बॉटम पार्ट है, जहाँ पे आपको आपके एडजस्टमेंट लेयर्स और बाकी की चीज़ें मिलती हैं, वो अब यहाँ पे दिख नहीं रही होंगी क्योंकि ये मेरे रिकॉर्डिंग स्क्रीन के बाहर चला गया है। इसके अलावा तीसरा मोड आता है और आपको हर बार व्यू में जाके स्क्रीन मोड देखने की जरूरत नहीं है। आप टूल्स में यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको क्लिक करके रखना है, इसका फ्लाई आउट मेन्यू बाहर आ जाएगा। और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है फुल स्क्रीन मोड। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इन सब का जो शॉर्टकट है वो है F। तो जैसे ही हम फुल स्क्रीन मोड में जाएंगे, फुल स्क्रीन मोड में प्रीव्यू एरिया आता है और अगर आपने मेरी तरह रूलर ऑन कर रखा है तो आपका रूलर आएगा। अगर मैं फिर से प्रेस करेंगे F तो हम फिर से अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाएंगे, और जैसे ही दोबारा F प्रेस करेंगे अब हमारा अगेन नीचे का टास्क बार चला गया और मेन्यू बार और बाकी ऑप्शन है। देन अगेन F फुल स्क्रीन और वापस हमारे नॉर्मल मोड में। यहाँ पे एक और शॉर्टकट होता है, वो होता है टैब। अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो आपके टूल्स और आपके पैनल्स दोनों चले जाते हैं, और टैब दोबारा प्रेस करेंगे तो दोनों वापस आ जाएंगे। प्लस अगर आप शिफ्ट और टैब करते हैं तो आप देख सकते हैं शिफ्ट और टैब करने से आपका सिर्फ जो पैनल्स हैं वो हाइड होते हैं, टूल्स अपनी जगह रहते हैं। इस केस में भी अगर आप राइट हैंड साइड अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो आपके पैनल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे और आप फिर इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और वापस जब आप अपने इमेज प्रीव्यू एरिया में आएंगे तो आपका जो पैनल्स हैं वो फिर से कोलैप्स कर जाएंगे। अगेन शिफ्ट एंड टैब करते हैं क्योंकि ये टॉगल है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मूव टूल और लेयर्स पैनल को। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।